नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आगे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में। चाहे प्रीलिम्स की बात कर लें या मुख्य उत्तर परीक्षा की बात कर लें, दोनों परीक्षाओं के लिए यह वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जिक्र जब भी करेंगे, इस पाइपलाइन का पॉइंट वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बेसिक चीज आपको बताऊंगा। पाइपलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, भारत किस तरीके से अपने पड़ोसी देशों की जो मदद कर रहा है उसके पीछे की क्या मंशा है, हर एक पहलू पे यहां पे गौर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है ये वास्तविकता में है क्या। अब देखिए, 2017 में जो भी मैं बताऊंगा इसको शॉर्ट में नोट करते चलिएगा, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2017 में हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि हमारे भारत की तरफ से एक पाइपलाइन जो है वो बांग्लादेश जाएगी। उस पाइपलाइन में बेसिकली क्या भेजा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो आपूर्ति करी जाएगी वो है डीजल की। ठीक है, अभी यह भी बताऊंगा कि एक्चुअली में डीजल जो है इतनी आवश्यकता क्या है बांग्लादेश को। तो 2017 में यह एग्रीमेंट साइन होता है। 2018 में यह जो प्रोजेक्ट है यानी कि पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और अब चूंकि आपको पता है कि उस टाइम पे 19 और 20 का जो टाइम रहा है तो कितना बड़ा पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आया था, तो वहां पर जो ये गैप आया है प्रोजेक्ट में, अब जाके 2023 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा गया है। थोड़ा सा डिले आ गया था ऑब्वियस रीजंस के कारण। तो अब यहां 2023 में, जैसा कि आपको न्यूज ये भी आपने पढ़ा होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के काउंटर पार्ट ने यहां पर दोनों ने इनॉग्रेट करा है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन ये है क्या। तो जैसा कि आपको एक फिगर दिखाता हूं, उसमें और अच्छा आपको क्लियर होगा। यहां पर आप देखिए, इस पाइपलाइन में बेसिकली असम के अंदर जो नुमालीगढ़ है रिफाइनरी, अब रिफाइनरी का मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करके यहां पर डीजल में कन्वर्ट करा जा रहा है। यहां से यहां पर सिलीगुड़ी, फिर पंचगढ़, नीलाफरमरी और यहां पर ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद रखिएगा, इसका नाम है प्रगतिपुर। ठीक है, ये पड़ेगी बांग्लादेश में। तो यहां तक ये पूरी पाइपलाइन जो है इसको लेके जाना था और ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। टोटल अगर इस पाइपलाइन की लेंथ की बात करें तो 131 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है। इंडिया का जो पोर्शन है इसमें वो केवल 5 किलोमीटर का है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन ये बांग्लादेश के अंदर ये कवर करती है। बांग्लादेश का जो पोर्शन है वो 126.57 किलोमीटर तक का है। ठीक है, अब ये इतना फैक्ट हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य मुख्य चीजें जो है इसको बस ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैपिंग से आप समझोगे तो आपको इसका एक मैप आपके दिमाग में रहेगा। अब ये सिलीगुड़ी से लेकर और यहां पर जा रही है पाइपलाइन बांग्लादेश के अंदर, तो बेसिकली इसमें डीजल जो है वो जा रहा है। यहां पर जो मैंने लेंथ की बात करी वो भी मैंने आपको बता दी। कॉस्ट की जहां तक बात करते हैं तो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो है यहां पर वो 377 करोड़ है। बट इस कॉस्ट को ना यहां पर इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलके इस कॉस्ट को वहन कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत की तरफ से यहां पर जो बांग्लादेश की भी कॉस्ट है ना उसको एज ए ग्रांट के तौर पे यानी कि अनुदान के तौर पे दिया गया है। तो यह भी एक आपको भारत का जो एक नेचर है कि फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी वाली चीज है वो भी देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मेन बात आती है कि वास्तविकता में डीजल की आवश्यकता क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो। मैं पॉइंट वाइज बताता जा रहा हूं, डिफरेंट डायमेंशंस यहां पे कवर करूंगा। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए बांग्लादेश जो है ना वो एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है। एनर्जी डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि वहां पर ना जितनी मात्रा में उनको ऊर्जा चाहिए, जितना वो ऊर्जा कंज्यूम करते हैं उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, तो इसको डेफिसिट बोलेंगे, घाटे पर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अब ये लोग कवर करेंगे एनर्जी कहीं ना कहीं से। अब जहां पर भी एनर्जी की बात आएगी तो वो फ्यूल से भी होती है, और दूसरा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तब भी यहां पर आपको पता होना चाहिए 1100 मेगावाट के आसपास विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी वो भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। जब हम लोग फ्यूल की बात करते हैं तो यहां पर इस पाइपलाइन से पहले यहां पर वाया ट्रेन जो डीजल था उसको भेजा जाता था
लगभग लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 521 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन थी ना, वो इंडिया से बांग्लादेश जाती थी। अब सोच के देखिए, कोई चीज ट्रेन से जा रही है और इसकी डिस्टेंस मेरे भाई कितनी लिखी हुई है, 521 किलोमीटर। इस पाइपलाइन की डिस्टेंस कितनी है, 131। कितना बड़ा गैप यहां पर दिख रहा है, यानी कि इतनी ज्यादा कॉस्ट। भाई तुम 521 किलोमीटर चलोगे तो जाहिर सी बात है यहां पर जो तुम्हारी परिवहन लागत आनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आनी है, वो हाई हो जाएगी। जब तुम्हारी जो परिवहन लागत है वो हाई होगी तो जाहिर सी बात है जब तुमने किराए पे पैसे खर्च करे हैं तो वो किराया तुम्हें निकालना भी तो है। तो जब वो डीजल तुम मार्केट में सेल करोगे, यानी कि अपने नागरिकों को बेचोगे, तो उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ा हुआ होगा। भाई 100 रुपए का डीजल आ रहा है, आपको खर्चा लग रहा है 100 रुपए और एक्स्ट्रा आप डीजल में खर्चा कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन में, तो डीजल मार्केट में आप बेचोगे 200 रुपए का। एक बात सोच के देखो यहां पर कि ये पाइपलाइन बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी लाइफलाइन हो सकती है। ये एक राइम बन गई ना, पाइपलाइन बन गई लाइफलाइन, हाँ वही यही है। तो यहां पर 521 किलोमीटर को जस्ट कन्वर्ट कर दिया गया है 131 किलोमीटर में। अब इसका इंपैक्ट देखो बांग्लादेश की जनता के ऊपर दिखाई देगा। जो डीजल उदाहरण के तौर पे 200 रुपए का बिकता था, जस्ट ये आपको बात करें तो ये 3 गुने से भी कम कॉस्ट पे आ रहा है। तो अब कितना ज्यादा मार्केट में उस डीजल का प्राइस गिर जाएगा। और इस पाइपलाइन का एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा, 521 किलोमीटर चलने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो दे कौन रहा था, बांग्लादेश। और जाहिर सी बात है जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो वहां पर डॉलर्स की बात करते हैं, डॉलर्स की बात करते हैं तो वहां पर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं, यानी कि बांग्लादेश अपने फॉरेन रिजर्व में से ये पैसा पे करता होगा। अब जब उसको कम पैसा पे करना पड़ रहा है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार बच रहा है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। और आपको पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए, फॉरेन रिजर्व कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इमरजेंसी के टाइम में। तो पहला पॉइंट आपको यह क्लियर हुआ कि एनर्जी डेफिसिट देश के अंदर, चाहे फ्यूल की बात कर लें या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, तो उनका सबसे बड़ा यहां पर एक सहायक देश भारत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, यहां पर जब दूसरी बात करते हैं तो सप्लाई चेन की, इसके बिना तो आजकल कोई करंट अफेयर कवर ही नहीं होता है। कितनी बार द हिंदू के विश्लेषण में मैं आपको इस चीज को बता चुका हूं कि सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है किसी भी देश के लिए। आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जो 1 साल से ज्यादा का युद्ध खिंचता चला आ रहा है, तो कितने देशों की जो ये सप्लाई चेन है वो बाधित हुई है। अब बांग्लादेश जैसे देश के लिए अगर मान लीजिए वो रूस से क्रूड ऑयल लेता है, अभी रूस का जो आयात था या दुनिया भर में जो अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगाए, बांग्लादेश एक छोटा कंट्री है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सोवरिन नहीं, सोवरिन है, बट उनके सैंक्शन से इनने तेल लेना कर दिया बंद। अब जब तुमने तेल लेना बंद कर दिया तो तुम्हारे सामने अब विकल्प कौन से हैं, मान लीजिए ए है, बी है, ये ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। अब इनको भी पता है कि अब तुम्हें चाहिए तेल तो तुम खरीदोगे मुझसे। तो अभी मान लो तेल यहां पर बिक रहा था $60 पर बैरल का, तो यहां पर ये बोलेगा भैया मैं 80 में दूंगा, ये बोलेगा 90 में दूंगा, मैं बोलेगा 100 में दूंगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही $20 और $30 और $40 महंगा तेल बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन जो सप्लाई चेन है इसको भी बरकरार रखती है कि भविष्य में एक उसके पास कम से कम एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो गया कि कहीं पर भी कुछ भी ऐसा इमरजेंसी होगी तो हम अपने पड़ोसी देश से ही केवल 136 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से हम डीजल ले लेंगे, सस्ता डीजल लेंगे, सस्ता बेचेंगे, जनता भी खुश होगी और हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बचेगा। एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन पे तुम्हारी नजर ले जाना चाहूंगा, यहां पर उद्योगों की बात करें। मेरे भाई एक बात बताओ, अभी आपको लास्ट ईयर आपने देखा कि इंडिया में हीट वेव आई, कोयले की सप्लाई और ज्यादा डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई कम थी, कोयला संकट भारत में देखने को मिला। हालांकि बहुत जल्दी हम उस चीज से उबर गए, बट बांग्लादेश जैसे देश के लिए सोच के देखिए इंडस्ट्री में कितनी बार लास्ट ईयर आपने देखा कि वहां पर ब्लैकआउट हुआ। और ब्लैकआउट का मेन कारण क्या था कि वहां पर ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो कम है, पहले ही वो एनर्जी डेफिसिट है, ऊपर से ये जो हीट वेव वगैरह हो रही है, जो ब्लैकआउट हो रहे हैं वो और ज्यादा। और वहां पर मेनली उद्योग किस चीज का है, वहां पर मेनली उद्योग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ढाका के आसपास देखोगे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिखेगी आपको, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी लो जा रहा है। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, वहां की इकोनॉमी पे। जब इकोनॉमी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी तो अपने यहां वो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगी, तो जो वहां पर एम्प्लॉय हैं उनको भी निकालना स्टार्ट करेगी। तो अल्टीमेटली जनता भी भुगत रही है उस चीज को।
तो यहां पर इसमें भी कितना बड़ा बूम मिलेगा बांग्लादेश को कि उनका जो उद्योग है वो बूस्ट कर सकता है इस पाइपलाइन के माध्यम से। तो पहली चीज मैंने आपको बताई यहां पर जो सप्लाई चेन वाली बात थी, दूसरी मैंने बताई कि इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और तीसरा जिस तरीके की एनर्जी डेफिसिट उस देश के अंदर है तो ये पाइपलाइन एज ए लाइफलाइन वहां के लिए है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, यहां तक तो हमने अभी तक नजर डाली है कि इनके इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पैसे रुपए बांग्लादेश ने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर मैनेज करके बचा लिए हैं। यहां पर इसके अलावा अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो आपको पता है चाइना किस तरीके से जो भी गरीब कंट्रीज होते हैं, लो इनकम देश होते हैं, वहां पर जाके उनको भाई साहब लोन तो बांट देता है। वर्ल्ड की सेकंड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो किसी को भी वो ऐसे ही लाइन ऑफ क्रेडिट दे देगा, किसी को भी इतने डॉलर्स दे देगा, मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर। श्रीलंका में आपने देखा हम्बनटोटा को कैप्चर किया, हमारे लाख मना करने के बाद भी हुआंग शिप जो था वो यहां पर उन्होंने डॉक करना पड़ा, इतनी मजबूरी थी। तो एक तरफ श्रीलंका का मुद्दा, अभी यहां पर बांग्लादेश है, पाकिस्तान में किस तरीके की क्राइसिस चल रही है आपको पता है, और यहां पर है नेपाल। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं एटलीस्ट वहां पर सिविल वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब कंडीशन ना आए। देखो हम एक लिमिट तक बचा पाएंगे, एक लिमिट के बाद जो है अब पाकिस्तान की वो तो मदद मांगने की बात ही छोड़ दीजिए। श्रीलंका को हमने कितनी हेल्प करी आपको पता है, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर चाइना ने पहले ही इनको इतना ज्यादा डेप्ट दे रखा है, जो डेप्ट ट्रैप में फंसा रखा है। एक बचा यहां पर बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे बड़ा हमारा एक बोल लीजिए कि कहने को एलाई है, भरोसा करा जा सकता है। क्यों? 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा है, भारत पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करा था। 1971 से हमारे पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ है। तो इस तरीके की जो हमारी रिलेशनशिप इतनी पुरानी चली आ रही है, तो हम नहीं चाहेंगे कि चाइना का डोमिनेंस बांग्लादेश के ऊपर बने। तो यहां पर उसको एज ए फ्यूल, एक बोलते हैं ना कि यार ईंधन भी हमको जो दे रहा, और किसी भी देश में सबसे बड़ी उसकी इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है वो तो फ्यूल है। अब हम अपनी बॉडी की बात कर लें तो हमारी बॉडी चल रही है, हम बोल रहे हैं, हम कोई भी काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें फ्यूल चाहिए, हमें फूड चाहिए। तो किसी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसको फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल कहां से आ रहा है? वो फ्यूल में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है कहीं ना कहीं भारत का। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है उसको भी देखते हुए ध्यान से इस चीज को कर रहे हैं। दूसरा, इसमें हमारा सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी छुपा हुआ है कि बांग्लादेश में अगर चाइना का डोमिनेंस बढ़ता है तो हमारे लिए वो एक और खतरा जो है वो पैदा हो सकता है। अब आप देखोगे चिकन नेक की जहां पे बात करते हैं, ठीक है, तो चिकन नेक के ऊपर आप देखोगे भूटान में किस तरीके से जो चाइना है उसने अपना कब्जा कर रखा है। तवांग क्लैशेस हमने देखे, तो वो कहीं ना कहीं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, वॉर की सिचुएशन आती, तो सबसे पहला पॉइंट उसको चिकन नेक मिलेगा जिसको वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो बांग्लादेश में भी अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेता है, वहां पर भी अपने कोई मिलिट्री बेस बना लेता है, उनको पैसे देके, उनको फ्यूल देके, एनर्जी देके, तो फिर ये इंडिया के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहां पर सिनारियो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कहां कहां से सारी चीजें होनी है। ठीक है, एक यहां पर अदर प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो मैत्री प्रोजेक्ट्स की जहां पर बात करते हैं, तो मैत्री जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के जो खुलना डिवीजन है बागेरहाट जिले के अंदर, तो वहां पर है, ये भी इंडिया के द्वारा यहां पर एस्टैब्लिश करा गया है। यहां पर बेसिकली अगर बात करेंगे तो एनटीपीसी जो है और बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ इन लोगों का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, जब ज्वाइंट वेंचर की यहां पर बात करते हैं तो इसमें दोनों ही कंपनियों ने मिलकर इस चीज को बनाया है। इसमें से एक जो इनकी यूनिट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एक यूनिट जो है वो अंडर प्रोसेसिंग है, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखो कि केवल और केवल अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी 1100 मेगावाट की, तो यहां पर जो मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसका भी नाम आता है। इसके अलावा जो यहां पर देखोगे आप 1600 मेगावाट का अडानी का एक प्रोजेक्ट है, यह भी संभावित है, इनका भी यहां पर प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट 1600 मेगावाट जो है अडानी यहां पर स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी यहां पर पॉइंट वाइज ध्यान रखिएगा। यहां पर वही चीज आ जाएगी कि बांग्लादेश के बीच अगर बात करी जाए मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एमटीपी हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है, तो जो डीजल है अभी तक वो ट्रेन से जा रहा था, अब जाके यहां पर पाइपलाइन जो है एस्टैब्लिश करी गई है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर ट्रेड की अगर बात कर लें, क्योंकि दो देशों के बीच में एक तो भाई देखो तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम हम पे क्यों डिपेंडेंट हो, ये भी रिश्ते मजबूत करता है। दूसरा, हमें उस देश से फायदा कितना है, फायदा इन द सेंस कि इंडिया कितना प्रॉफिट में है। ठीक है, तो यहां पर अगर ट्रेड की बात करेंगे
तो $16 बिलियन के आसपास का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में, है ना, इसके आसपास का लगभग $16 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा जो है बांग्लादेश के साथ होता है। तो एक $16 बिलियन मेरे भाई एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो यहां पर हमारे लिए बांग्लादेश और इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे इसका टारगेट बोला जा रहा है कि जस्ट डबल होगा, ये 32 बिलियन या उसके भी क्रॉस हो सकता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि बांग्लादेश को ना वहां पर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस होती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इनस्टेबिलिटी वाली बात होती है, वो कभी वहां ना आ पाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। 2018 में इस पाइपलाइन की आधारशिला रखी गई थी, तो ये मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है। एक बार आपको छोटा सा रिव्यू और दे देता हूं। तो ये पाइपलाइन जो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से है। ठीक है, ये नुमालीगढ़ से और कहां तक जा रही है, पर्वतीपुर डिस्ट्रिक्ट तक, वहां तक जाएगी ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, 131 किलोमीटर। इंडिया में बहुत कम पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन बांग्लादेश के अंदर है। डीजल फ्लो करा जाएगा। एनर्जी जो डेफिसिट देश है उसको एक बहुत बड़ा यहां पर प्लस पॉइंट मिला है। ठीक है, बाकी यहां पर व्यापारिक साझेदार की बात करी तो मैंने आपको $16 बिलियन का बता दिया था। तो ओवरऑल यहां पर ये जो टॉपिक था उसकी एक मैंने आपको समरी दे दी कि किस तरीके से आप ट्रेड की बात कर लें, किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड पॉलिसी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्लस जो भारत का एक है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि देखो ऐसा नहीं है कि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है इसीलिए हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम टर्की को इतनी मदद क्यों करते। ठीक है, बट एक होता ना कि मानवता के कारण कि अगर दूसरे देश का विकास हो सकता है और उसमें हमें भी कुछ लाभ हो सकता है, तो इसमें जो प्रोजेक्ट है वो क्यों ना करा जाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। एक प्रश्न है, संप्रीति एक्सरसाइज का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, मेरे को बताइए संप्रीति एक्सरसाइज क्या है। और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BBIN। ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोनों प्रोजेक्ट क्या है। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। अगले सत्र में बिग न्यूज के एक बर्निंग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।